नमस्कार, मैं रामराज प्रताप सिंह ध्रुवे, सहायक प्राध्यापक शासकीय भाला साहब देशपांडे महाविद्यालय कुमकुरी, जिला जसपुर। आज आप लोग के समक्ष गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक दशा के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि विदित है, गुप्त साम्राज्य काफी लंबे समय तक भारत के में शासन करता रहा। गुप्तकालीन जो साम्राज्य की जो स्थायित्व है, उससे जो उन्होंने जो पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा, जो प्रशासनिक एकता प्रदान की, उसके कारण भारत में सामाजिक और आर्थिक दशाओं में भी सुधार हुआ। अगर हम सामाजिक दशाओं की बात करें तो जो गुप्तकालीन जो सामाजिक दशा है वो मौर्यकालीन सामाजिक दशा का ही विस्तार था। और सामाजिक दशा में कि अगर हम इसके वर्णन करना चाहें तो जो अगर हम सामाजिक दशा में के अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम, विवाह और पारिवारिक जीवन, स्त्रियों की दशा, वस्त्र आभूषण, खान पान, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, दास प्रथा, धार्मिक दशा, ये सारी चीजें रहेंगी। मतलब गुप्तकालीन समाज में जो सामाजिक उसका जो ढांचा था समाज का, वो कैसा था, उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे, ये सारी चीजें हम पूरे सामाजिक दशाओं में पढ़ते हैं। अगर हम गुप्तकालीन सामाजिक दशा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पूरे भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता रही है, प्राचीन भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता रही। तो वैदिक काल में पूरे भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे प्रमुख है ब्राह्मण, जो उसमें पहला स्थान रखता है। ब्राह्मण का जो वर्ण का काम था वो था अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। इसी प्रकार जो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, इसका काम था सैनिक कार्य करना, साम्राज्य की रक्षा करना। इसी प्रकार जो तीसरा वर्ण था वैश्य, उसका काम था वाणिज्य करना, व्यापार करना। और जो चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण, उसका प्रमुख कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। इसी प्रकार इस समय हमें कुछ और नए वर्णों की जानकारी मिलती है, जैसे आस्पृश्य समूह। इसमें चंडालों का चंडाल प्रमुख इसमें वर्ण जाति थे। जैसे चंडाल हमेशा नगरों के बाहर निवास करेंगे और जब भी आएंगे तो नगर प्रवेश करते तो हमें अपने हाथों में एक लाठी लेके प्रवेश करते ताकि लोग उससे दूर हो जाएं। इस प्रकार इसमें ये पता चलता है कि अब जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की भावना का विकास गुप्त काल में होने लगा था। गुप्त काल में कई सारी नई नई जातियों का निर्माण होने लगा। इसमें एक प्रमुख था, जैसे कायस्थ एक जाति है, इसका बड़े पैमाने पे हमें गुप्तकालीन समाज में वर्णन मिलता है। तो जाति व्यवस्था का भी जो शुरुआती स्वरूप है हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसके बाद करें दूसरी प्रमुख विशेषता थी सामाजिक दशा की आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीवन जीने के लिए वैदिक ग्रंथों में वैदिक समाज 4 भागों में बांटता है, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। मतलब मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों के हिसाब से 4 कालों में बांट दिया जाता है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जो जीवन है उसमें मनुष्य का काम शिक्षा ग्रहण करना है, गृहस्थ में विवाह करना और समाज को आगे बढ़ाना। वानप्रस्थ में है वनों में जाना और संन्यास में है कि आपका जो पूरे जैविक और पूरे लोक के कल्याण की कार्य करना। आश्रम व्यवस्था के बाद आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है अपने समाज का पूर्ण विकास करते हैं, अपना व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते हुए समाज का विकास करना। तीसरा जो इसमें प्रमुख है सामाजिक दशा में वो है विवाह और पारिवारिक जीवन। गुप्त काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। पूरे जैसे हिंदू धर्म के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था और इसमें 8 प्रकार विवाह में जो नीचे के जो 3 विवाह है वो निकृष्ट माने जाते थे, बाकी विवाह प्रशंसनीय माने जाते थे। समाज में बहुविवाह का प्रचलन था, लोग एक से अधिक विवाह कर सकते थे। गुप्तकालीन समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के भी हमें दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। अनुलोम विवाह, अगर उच्च कुल का पुरुष उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता है तो अनुलोम विवाह, और अगर उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों
को ही एक अलग वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया। तो कई विद्वानों का मानना है कि जाति व्यवस्था का विकास इसी अनुलोम प्रतिलोम विवाह से हुआ है। इसी प्रकार हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो गुप्त काल में संयुक्त परिवार का चलन था। जो पुरुष प्रमुख रहेगा, जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति रहेगा परिवार का, वो मुखिया होगा। महिलाओं में जो सबसे बुजुर्ग महिला रहेगी वो इसके प्रमुख स्थान रहेगी। संपत्ति हमेशा पितृसत्तात्मक समाज रहेगा, तो पिता के मृत्यु के बाद जो उसका बड़ा पुत्र रहेगा उसके पास परिवार के मुखिया का दायित्व आएगा। संपत्ति, परिवार की संपत्ति हमेशा पुत्रों को प्राप्त होगी, पुत्रियों को संपत्ति में किसी प्रकार कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम स्त्रियों की बात करें, स्त्रियों की स्थिति की, तो वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना चालू हो जाती है। हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी रहेगी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा पतन होगा और वो पतन कंटिन्यू लगातार रहता है और इस काल में स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आ जाएगी। सबसे प्रमुख उनके सम्मान में गिरावट आ जाएगी। उनका विवाह बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, 12-13 वर्ष की उम्र में महिलाओं का विवाह कर दिया जाएगा। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, उन्हें उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। कतिपय ये देखा गया कि कुछ उच्च वर्ण की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार रहेगा, लेकिन महिलाओं की शिक्षा भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई टाइप की रहेगी। और कुछ एक दो अगर हम अपवाद को छोड़ दें उच्च वर्ण की महिलाओं को, तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार पूर्णतः छीन लिया गया था। इसी प्रकार परिवार की संपत्ति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मतलब समाप्त कर दिया गया, उनको कोई अधिकार नहीं रहता था और जो परिवार की संपत्ति वो पुत्रों को ही प्राप्त होती थी। इसी प्रकार इस समय पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, महिलाओं को पर्दा में रहने को कहा जाता था। इस काल में जो दो विशिष्ट लक्षण मिलते हैं महिलाओं की स्थिति को जो और पतन की ओर ले जाते हैं, वो है सती प्रथा। हमें पहला जो अभिलेखी प्रमाण है गुप्त काल का मिलता है सती प्रथा के बारे में, इरन। इसमें महिलाओं के सती होने के जानकारी मिलती है। तो सती प्रथा की शुरुआत इस समय यहाँ हो गई थी। इसी प्रकार इस काल में, गुप्त काल में, विधवाओं की भी स्थिति बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी। बाल विवाह इस समय होने लगे थे। तो अगर कोई महिला विधवा होती थी तो उसे बिना आभूषण के, साज सज्जा के और काफी कठिनाई पूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अगर हम वस्त्र और आभूषण की बात करें तो जो इस समय जो राजा है और जो उच्च वर्ण के पुरुष हैं वो रेशमी वस्त्र पहनते थे। वस्त्रों का विदेशों से आयात भी होता था, भारत वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। फिर भी जो अलंकृत वस्त्र थे वो विदेशों से आयात किए जाते थे। अगर हम पुरुषों के वस्त्र की बात करें तो पुरुष पगड़ी, टोपी, कोट, पैजामा, धोती, जूता और अलंकृत वस्त्र पहनते थे। जो अलंकृत वस्त्र है वो उच्च कुल के जो पुरुष हैं उनका पहनावा रहेगा। अगर महिलाओं की बात करें तो चोली, घाघरा, उत्तरी उनके प्रमुख वस्त्र थे। ये जो वस्त्र हैं ये उच्च कुल और निम्न कुल के अनुसार अलग अलग रहेंगे। इसी प्रकार आभूषण की बात करें तो पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण धारण करेंगे। जो पुरुष हैं वो केयूर, वलय, अंगुलियक आदि आभूषण धारण करेंगे और जो महिलाएं हैं निष्क, कर्णमान, रचना आदि आभूषण धारण करेंगे। जो उच्च वर्ण के जो पुरुष महिलाएं हैं उनके आभूषण सोना, चांदी इनके रहेंगे और निम्न कुल के जो महिला पुरुष रहेंगे वो कौड़ी या फिर और अन्य छोटे छोटे वस्तुओं के बने आभूषण को धारण करेंगे। इसी प्रकार खान पान की बात करें तो फायान ने अपने वर्णन में लिखा है कि यहाँ की जो अधिकतर जो प्रजा है वो शाकाहारी थी। वो मांस, मदिरा और मांसाहार का प्रयोग कम से कम करती थी। तो यहाँ की जो प्रमुख जो खान पान है उसमें चावल, या गेहूं, दाल, फल, घी, मक्खन का आदि का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार यहाँ जो मांस का सेवन है वो कम किया जाता था। तो मांसाहार मतलब सीमित मात्रा में यहाँ किया जाता था। अगर हम बात करें मनोरंजन के साधन के तो यहाँ मनोरंजन के साधन के लिए काफी सारे साधन उपलब्ध थे। भारतीय शुरू से मनोरंजन प्रिय रहे हैं। तो यहाँ गुप्त काल में पासा, शतरंज, आखेट, भैंसों व मुर्गों की लड़ाई एक मनोरंजन का प्रमुख साधन थे। इसके अतिरिक्त नृत्य, संगीत, रथ यात्रा, नाटक और जुआ ये भी मनोरंजन के साधन थे। हमने कालिदास के कई सारे जो प्रसिद्ध नाटक हैं उसी काल में लिखे गए हैं। तो इससे जो नृत्य, संगीत और नाटक के बारे में हमें पता चलता है कि मनोरंजन के साधन के रूप में इनका उपयोग होता रहा होगा।
इसी प्रकार जब हम अगला करें शिक्षा की बात करें हम तो नालंदा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांची, मथुरा, अयोध्या, साकेत आदि प्रमुख शिक्षण केंद्र थे। गुप्त काल अपने शिक्षण संस्थाओं के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। इस समय भारत में वेद, पुराण, दर्शन, औषधि विज्ञान की पढ़ाई यहाँ होती थी। स्वयं जो गुप्त राजाओं ने भी कई सारे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और यहाँ शिक्षण संस्थाओं को विकास के लिए पर्याप्त पर्यावरण मुहैया कराया। इसी प्रकार अगर हम बात करें गुप्तकालीन सामाजिक दशाओं की तो इस समय यहाँ गणिकाएं की भी स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ वैश्या प्रथा भी चालू थी और यहाँ वैश्या होती थी, पर वैश्यागमन को यहाँ निर्कृष्ट माना जाता था। इसी प्रकार दास प्रथा भी पाई जाती थी, लेकिन जो दास प्रथा थी वो यूरोपों में जैसा उनके साथ व्यवहार होता था उस प्रकार का व्यवहार इनके साथ नहीं होगा। इसी प्रकार हम बात करें धार्मिक दशा की तो धार्मिक दशा में वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध धर्मों के हमें प्रमाण मिलते हैं। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का प्रमुख धर्म था, तो वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। हमें जो मंदिर निर्माण कला की जानकारी मिलती है वो इसी गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत होती है। तो धार्मिक सहिष्णुता का ये काल था और सभी धर्मों का यहाँ इसमें विकास होगा। इसी प्रकार अगर हम गुप्तकालीन आर्थिक दशा की बात करें तो गुप्तकालीन आर्थिक दशा में कृषि, उद्योग और व्यापार को हम शामिल कर सकते हैं। सबसे प्रमुख है कृषि। कृषि आय का प्रमुख स्रोत था। पूरे गुप्त काल में कृषि एक आय का प्रमुख स्रोत था। गुप्त काल में कृषि दो प्रकार की होती थी, स्थायी कृषकों द्वारा और अस्थायी कृषकों द्वारा। कृषि में सरकार जो गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। सिंचाई नदी, तालाब, वापी, कुओं द्वारा होता था। कई सारे सिंचाई यंत्रों का हमें जानकारी मिलती है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती थी। गुप्त काल में कई हमें दैवीय आराधना के जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र की आराधना का विशेष जिक्र मिलता है ताकि वर्षा समय पर हो और कृषि अच्छी हो, फसल अच्छे उपजे। इस काल की जो प्रमुख फसल थी वो धान, गेहूं, गन्ना, सन, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा और मसाले आदि यहाँ की प्रमुख फसल थी। इसी प्रकार अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो भारत का जो प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी, सूती, रेशमी और छाल से बने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। भारत में जो रेशमी वस्त्रों का भी बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता था। अलंकृत वस्त्र यहाँ बनती थी और कुछ वस्त्र विदेशों से भी आयात किए जाते थे। अगर हम धातु उद्योग की बात करें तो भारत में लोहा, तांबा धातु से का बहुत आयात प्रयोग किया जाता था। महरौरी लोह स्तंभ भारत की जो गुप्तकालीन धातु उद्योग की उसकी विशेषता को दर्शाता है। महरौरी लोह स्तंभ इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे पता चलता है कि उस समय जो लोह धातु उद्योग है कितने विकसित अवस्था में रहा होगा। इसी प्रकार आभूषण उद्योग भारत में जो तत्कालीन गुप्तकालीन भारत में जो आभूषण है, सोना, चांदी, इनके आभूषण बने जाते थे। सीप, कौड़ी के भी आभूषण लोग गरीब वर्ग के लोग पहनते थे। तो ये आभूषण है, ये भी उद्योग के रूप में विकसित था। इसी प्रकार अगर हम व्यापार की बात करें तो गुप्त काल में जो व्यापार है दो प्रकार का होता था, आंतरिक व्यापार और वैदेशिक व्यापार। आंतरिक व्यापार से तात्पर्य है गुप्त काल में पूरे मतलब भारत के विभिन्न एक शहर से दूसरे स्थान में होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार। यह व्यापार जल और थल दोनों माध्यम से होता था। इसी प्रकार वैदेशिक व्यापार विदेशी देशों के साथ होने वाला व्यापार भी जल और थल दोनों माध्यम से होगा। इस समय का जो व्यापार था वो शिल्पियों और श्रेणियों के माध्यम से होता था। विभिन्न शिल्पियां और शिल्पी जो संघ थे वो अपने अपने उत्पाद बनाते थे। जो विभिन्न श्रेणियां थी जैसे तेलों की अलग श्रेणी थी, चर्मकारों की अलग श्रेणी थी, जो कांसा के बर्तन बनाएंगे उनकी अलग श्रेणी थी, तांबे के जो बर्तन बनाएंगे तांबा उनकी अलग श्रेणी थी। तो ये श्रेणियां और शिल्पियों के माध्यम से व्यापार होता था। जो बड़े बड़े जो सर्थवाह थे वो एक नगर से दूसरे नगर तक वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जो विदेशी व्यापार है वो भरूच, ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों से होता था। पश्चिमी में भरूच एक प्रमुख बंदरगाह था और पूर्वी क्षेत्र में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जिससे विदेश व्यापार होता था। अगर हम प्रमुख व्यापारिक नगरों की बात करें तो उज्जैन, पेशावर, साकेत, प्रयाग,
ये गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक नगर थे। भारत से गुप्तकालीन भारत में हम सोना, चांदी, तांबा, खजूर, घोड़ा इन सामानों का आयात करते थे और हीरा, मोती, वस्त्र, तेल और मसाले इन वस्तुओं का हम बाहर निर्यात करते थे। तो गुप्तकालीन जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, विशेषकर जो आर्थिक स्थिति के कारण ही बहुत सुदृढ़ अवस्था में थी। इस सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण भारतीयों की स्थिति बहुत अच्छी थी। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण भारत के लोगों का सामाजिक विकास हुआ और इसी सामाजिक विकास के कारण भारत में जो गुप्त काल है वो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। धन्यवाद।